Hello everyone, this is me Mehtab Ali in front of you today. We are going to start second year chemistry from the first chapter, periodic classification. So we will be covering topic by topic of this chapter inshallah. So let's move to the chapter number 1, that is about periodic classification. Students, before going to deep in the periodic table, we must know what does meaning of the classification is. So बेटा अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें तो एक साइंटिस्ट था अल-राज़ी was a scientist who gave the concept of the classification. फर्स्ट टाइम जिस साइंटिस्ट ने हमें क्लासिफिकेशन का बताया वो अल-राज़ी था और उसने हमें ये बताया कि क्लासिफिकेशन इज़ बेसिकली अरेंजमेंट ऑफ द एलिमेंट्स. आप एलिमेंट्स को प्रॉपर वे से एक सीक्वेंस के थ्रू अरेंज करें, दिस इज़ बेसिकली क्लासिफिकेशन. हम किस तरह से एलिमेंट को अरेंज करें, तो क्लासिफिकेशन का एम या फिर क्लासिफिकेशन का मकसद क्या है? इट्स अरेंजमेंट ऑफ द एलिमेंट और सिंपली मेजरमेंट ऑफ द similar element in one group while dissimilar element in other group. बेटा क्लासिफिकेशन का मतलब ये है कि आप जो सिमिलर एलिमेंट्स हैं उनको एक सेपरेट ग्रुप में रखें, वाइल जिन एलिमेंट्स की आपस में नहीं बनती यानी जिन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज मैच नहीं होती बेटा उनको आप बेशक एक सेपरेट ग्रुप में रख सकते हैं. तो ये क्लासिफिकेशन का मकसद है, यानी टू सेपरेट द एलिमेंट, टू सेपरेट द सिमिलर एलिमेंट फ्रॉम द डिसिमिलर एलिमेंट. जैसे देखो बेटा हम सब स्टूडेंट्स हैं, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कि बच्चों यूनिवर्सिटीज़ के होते हैं और कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स होते हैं जो कि एफएससी के होते हैं, कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो कि स्कूल कॉलेजेस एकेडमीज़ वगैरह के होते हैं. तो होते सब स्टूडेंट्स हैं, डिफरेंस ये है कि उनकी लेवल का फ़र्क है. तो जाहिर है हम स्टूडेंट्स को कैसे बिठाएंगे, हम सेपरेट क्लासेस बनाएंगे कि भाई ये फर्स्ट ईयर का क्लास है, ये सेकंड ईयर का क्लास है, ये मैट्रिक का क्लास है. इस तरह से हम बच्चों को स्टूडेंट्स को अरेंज करके जो है ना क्लासेस बनाएंगे. वही सिमिलर कॉन्सेप्ट यहाँ भी हम अप्लाई करेंगे कि जो एलिमेंट आपस में सिमिलर हैं हम उनको एक सेपरेट ग्रुप में रखेंगे, वाइल जो एलिमेंट आपस में सिमिलर नहीं हैं, डिसिमिलर हैं, उनके प्रॉपर्टीज़ में डिफरेंस हैं, उनके बिहेवियर में डिफरेंस हैं, तो बेशक हम उनको एक सेपरेट ग्रुप में रखेंगे. यही मकसद है आपके क्लासिफिकेशन का. उसके बाद बच्चों हम बात करेंगे पीरियोडिक टेबल के बारे में. सो पीरियोडिक टेबल का भी जो फर्स्ट टाइम कॉन्सेप्ट है वो एक साइंटिस्ट था जोहन डाल्टन. मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि periodic table was given by Johann Dalton and what does meaning of the periodic table is? So it is basically a table on which elements are arranged. बच्चों एक टेबल है और उस टेबल के ऊपर हम एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं. इस तरह की टेबल को बेशक हम पीरियोडिक टेबल का नाम देते हैं. इसको मजीद हम इस तरह से भी पढ़ सकते हैं कि इट इज़ द बेसिकली टेबुलर फॉर्म ऑफ द एलिमेंट्स. मतलब कि हम एलिमेंट्स को एक टेबल फॉर्म में रखें, एक प्रॉपर सीक्वेंस में रखें, प्रॉपर कॉलम्स में रखें, ग्रुप्स बना लें, पीरियड्स बना लें, रोज बना लें. इस तरह से हम प्रॉपर सीक्वेंस के अंदर एलिमेंट्स को अरेंज करें तो ये पीरियोडिक टेबल कहलाती है बेसिकली. और इसको इस तरह भी हम समझ सकते हैं कि कंप्लीट लिस्ट ऑफ द एलिमेंट इन द फॉर्म ऑफ द टेबल. जितने सारे हमारे एलिमेंट्स हैं उनकी एक कंप्लीट लिस्ट बना के एक टेबल के अंदर हम अरेंज करें. दिस टेबल इज बेसिकली कॉल्ड पीरियोडिक टेबल. बेटा तो अब हम बात करेंगे हिस्ट्री ऑफ द पीरियोडिक टेबल के बारे में. देखें जो पीरियोडिक टेबल की हिस्ट्री है वो बहुत लंबी है और बहुत डीप भी है. मगर मैं आपको समराइज़ करके छोटे छोटे टॉपिक्स के अंदर मैं आपको समझाने की कोशिश ज़रूर करूँगा. तो सबसे पहले आपके कोर्स के अंदर लेवाइजर क्लासिफिकेशन मेंशन नहीं है, मगर मैं आपको लेवाइजर क्लासिफिकेशन का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझाने जा रहा हूँ. तो बेटा सबसे पहले एक साइंटिस्ट आया था, दैट वाज लेवाइजर. तो लेवाइजर आया और उसने एलिमेंट्स की अपनी जो है ना क्लासिफिकेशन इंट्रोड्यूस करवाई. उसने सिंपल से क्या कि जितने भी उस वक्त डिस्कवर्ड एलिमेंट थे
लिवाइजर ने उन सब एलिमेंट को दो ग्रुप के अंदर डिवाइड कर दिया। बोला भाई ये मेटल्स हैं और ये नॉन मेटल्स हैं। मसला तब हुआ जब मेटलॉइड की डिस्कवरी हुई, यानी थोड़े अरसे के लिए ये प्रोडक्ट तो उसकी बहुत अच्छी तरह से चली, लोगों ने माना कि भाई इसने बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छी क्लासिफिकेशन दी है। मगर जैसे जैसे मेटलॉइड की बच्चों क्लास डिस्कवरी होने लगी तो फिर ये हुआ कि भाई इसकी जो पीरियोडिक टेबल ही वो बेटा रिजेक्ट की गई थी, क्योंकि मेटलॉइड डिस्कवर हो चुके थे। तो ये मसला हो गया कि हम अब मेटलॉइड को कहाँ रखें, जबकि हमारे पास ग्रुप ही दो हैं, एक मेटल और दूसरा नॉन मेटल। अब हम मेटलॉइड को जो है ना कहाँ पे रखेंगे, तो ये इशू हो गया, जिसकी वजह से लिवाइजर क्लासिफिकेशन भी रिजेक्ट की गई थी। उसके बाद फिर हम डोब्रांडर लॉ ऑफ ट्रेड की तरफ आते हैं। बेटा डोब्रांडर एक साइंटिस्ट था और डोब्रांडर ने भी अपनी पीरियोडिक टेबल इंट्रोड्यूस करवाई। और डोब्रांडर ने जो लॉ दिया उस लॉ को हम कहते हैं लॉ ऑफ ट्रेड। आगे जाके आप न्यूलैंड पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे, उसके अंदर आप पढ़ेंगे लॉ ऑफ ऑक्टेव, है ना। तो इस तरह से लॉ वो जो है ना वो बनाते गए। तो यहाँ पे भी एक लॉ है, दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ ट्रेड। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि इसको लॉ ऑफ ट्रेड क्यों कहते हैं। बेटा इसको लॉ ऑफ ट्रेड हम इसलिए कहते हैं क्योंकि डोब्रांडर ने 3 एलिमेंट्स का एक ग्रुप बनाया, लॉ ऑफ ट्रेड, है ना। 3 एलिमेंट्स को आपस में इकट्ठे करके एक छोटा सा ग्रुप बनाया और बोला कि इन एलिमेंट्स की जो है ना केमिकल प्रॉपर्टी सेम है। उस ग्रुप के अंदर सिर्फ और सिर्फ 3 एलिमेंट्स है, तो इसी वजह से इसका नाम इसने रखा कि दिस इज अ लॉ ऑफ ट्रेड। तो इसी वजह से इसने फिर अपना आगे अर्थमेटिक मीन का कॉन्सेप्ट भी दिया कि आप एटॉमिक मासेस जो हैं मिडिल एलिमेंट का वो कैसे मालूम कर सकते हैं, तो वो मैं फिर आपको आगे जाके बता रहा हूँ। तो इंट्रोडक्शन की अगर हम बात करें डोब्रांडर के बारे में, तो डोब्रांडर 1929 के अंदर जोहान वोल्फगैंग डोब्रांडर इसका बेसिकली फुल नेम है, और इसने लॉ ऑफ ट्रेड को इंट्रोड्यूस करवाया। डोब्रांडर के बारे में एक बहुत अच्छी चीज़ मैं आपको अभी बताऊँ कि डोब्रांडर was the pharmacist along with the chemist at the University of Jena। ये फार्मासिस्ट भी था, और फार्मासिस्ट तो वैसे ही केमिस्ट भी आधे हो जाते हैं, तो ये केमिस्ट भी था और ये प्रोफेसर भी बन गया फिर यूनिवर्सिटी ऑफ जीना में। उस वक्त जो जिस यूनिवर्सिटी में ये प्रोफेसर था उस यूनिवर्सिटी का नाम है यूनिवर्सिटी ऑफ द जीना, तो वहाँ पे ये प्रोफेसर था एज ए केमिस्ट तौर पे। अच्छा, ही आल्सो डिस्कवर्ड प्लैटिनम एज ए कैटलिस्ट। बेटा इसने हमें कैटलिस्ट के बारे में भी बताया, स्पेशली प्लैटिनम के बारे में। प्लैटिनम हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे निकल इस्तेमाल करते हैं, ये काफ़ी सारे कैटलिस्ट होते हैं जो कि हम इंशाल्लाह इनको हाइड्रोजन वाले चैप्टर में कुछ आएंगे, जो आगे जाके हमारे चैप्टर्स हैं उनके अंदर हम इन कैटलिस्ट को बाकायदगी से डिस्कस करने जाएंगे इंशाल्लाह। तो इसकी अगर स्टेटमेंट की तरफ हम आ जाएं तो डोब्रांडर ने हमें क्या बताया, इस चीज़ को अगर हम समझने की कोशिश करें तो बेटा डोब्रांडर सेज के एटॉमिक मास ऑफ द मिडिल एलिमेंट इज द अप्रोक्सीमेटली अर्थमेटिक मीन ऑफ द अदर 2 एलिमेंट। स्टूडेंट्स, डोब्रांडर ने बताया कि जो एटॉमिक मास है, जो बेटा एटॉमिक मास है मिडिल एलिमेंट का, बच्चों मिडिल एलिमेंट का क्या मतलब है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने 3 एलिमेंट्स को अरेंज किया है, और जबकि ये जो बीच वाला एलिमेंट है इसको हम कहते हैं मिडिल एलिमेंट, और ये लिथियम आपको नजर आ रहा है और ये पोटेशियम है। तो इसने हमें ये बताया कि ये जो एटॉमिक मास है सोडियम का, यहाँ पे तो मैंने लिखा है 23 है, अब आपको कैसे मालूम कि 23 आ गया, तो डोब्रांडर ने हमें एक ट्रिक के थ्रू ये बताया कि अगर आप एटॉमिक मास ऑफ द मिडिल एलिमेंट निकालना चाहते हैं
तो वो फिर कैसे निकालेंगे, आप अर्थमेटिक मीन निकालेंगे ऑफ द अदर टू एलिमेंट। यानी बेटा लिथियम का जो एटॉमिक मास यानी 7 है और पोटेशियम का जो एटॉमिक मास यानी 39 है, इसको आप ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद बेटा क्या होगा कि उसको डिवाइड करेंगे 2 से, तो आपको अर्थमेटिक मीन मिल जाएगा मिडिल एलिमेंट का जो कि 23 है। तो इस तरह से डोब्रांडर ने और भी जो है ना वो लॉज बनाए, मैं आपको आस्ते आस्ते ये बताने जा रहा हूं। तो ये सेकंड लॉ है उसका अल्कलाइन अर्थ मेटल का, जो कि हमारे प्रोडक्ट टेबल के अंदर सेकंड ग्रुप है। तो इसके अंदर आप देख सकते हैं कि ये कैल्शियम है जिसका एटॉमिक मास 40 है, वाइल ये बैरियम है जिसका एटॉमिक मास स्टूडेंट्स 137 है। तो इसने सिंपल से अर्थमेटिक मीन निकाला। और अर्थमेटिक मीन हम कैसे निकालते हैं, वेरी सिंपल कि आप फर्स्ट एलिमेंट का जो एटॉमिक मास है और थर्ड एलिमेंट बीच वालों को बीच में जो एलिमेंट है आप उसको छोड़ना है, और ये जो थर्ड एलिमेंट है उसका जो एटॉमिक मास है आप वो आपस में ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद उसको आप डिवाइड करेंगे 2 से, तो आपको जो अप्रोक्सीमेट अर्थमेटिक मीन मिलेगा वो बेसिकली मिडिल एलिमेंट का एटॉमिक मास होगा। इस तरह से इसने अपना जो लॉ है वो बच्चों इंट्रोड्यूस करवाया था। थर्ड लॉ भी मैं आपको बताऊंगा कि ये हेलोजन फैमिली से है, और हेलोजन का मतलब होता है साल्ट प्रोड्यूसर। मैं आपको इसके ऊपर भी आगे जाके लेक्चर दूंगा। तो ये क्लोरीन है और क्लोरीन का एटॉमिक मास 35.5 है, वाइल ये आयोडीन है और इसका एटॉमिक मास 126.5 है। तो क्लोरीन के एटॉमिक मास और स्टूडेंट्स आयोडीन के एटॉमिक मास को हम आपस में ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद उसको हम डिवाइड करेंगे 2 से, तो हमें क्या मिल जाएगा, अप्रोक्सीमेट अर्थमेटिक मीन मिल जाएगा ब्रोमीन का जो कि 80 है। तो डोब्रांडर ने इस कॉन्सेप्ट के थ्रू अपनी क्लासिफिकेशन इंट्रोड्यूस करवाई जो कि मैंने आपको बताई है अभी। तो इसने एक और भी चीज़ हमें बताई कि जब आप एलिमेंट्स आर अरेंज, व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज, जब हम एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं ऑन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस, जाहिर है इसका एटॉमिक मास 7 है स्टूडेंट्स, इसका एटॉमिक मास 23 है और ये 39 है। तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर हो गया। देखो इंक्रीज हो रहा है ना एटॉमिक मास, 7 से फिर 23 के बाद फिर 39, तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर कहलाएगा। तो बेटा अगर जब हम एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं इस इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस, तो जो 3 एलिमेंट्स हमें मिलते हैं उनकी स्टूडेंट्स जो केमिकल प्रॉपर्टीज है स्टूडेंट्स दे विल रिमेन सेम। तो उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज होगी तीनों एलिमेंट्स की वो सेम होगी। और बेशक हम इन तीनों एलिमेंट्स को एक ही ग्रुप में इकट्ठे रख सकते हैं क्योंकि इन एलिमेंट्स की आपस में केमिकल प्रॉपर्टी सेम है, यानी ये एलिमेंट आपस में सिमिलर हैं। तो हम सिमिलर एलिमेंट को बेशक एक सेपरेट ग्रुप में रख सकते हैं। बेटा इसने वैसे हमें बहुत कुछ बताया, इसका लाभ भी हमें भी कुछ जो है ना सही लग रहा है, लेकिन इसके अंदर कुछ डिसएडवांटेज भी हैं कि इसने यानी डोब्रांडर ने ये जो अपना ला दिया उसके बिल्कुल ऐसे समझो कि लिमिटेड जो है ना ट्रेड्स, ये ज़्यादातर ये ला बाकी एलिमेंट्स के ऊपर अप्लाई नहीं हो रहा था। तो इसका ये ला जो डोब्रांडर लॉ ऑफ ट्रेड है स्टूडेंट्स वो रिजेक्ट किया गया था। क्यों? बट दिस लॉ वाज रिजेक्टेड बिकॉज इट डिड नॉट मैच विद द अदर एलिमेंट। ये कुछ एलिमेंट्स के ऊपर तो अप्लाई हो सकता है, लेकिन बाकी जो रिमेनिंग एलिमेंट्स हैं हमारे प्रोडक्ट टेबल के अंदर उनके ऊपर ये अप्लाई नहीं हो सकता। तो इस वजह से इसका जो स्टूडेंट्स लॉ है वो रिजेक्ट किया गया था। और इसके बाद फिर न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव आता है जो कि इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। I hope you will get all these concepts over in this lecture। अगर स्टूडेंट्स आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो बेशक आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। टेक केयर।